उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक, पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। और ऐसे में बैठक को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको मंच की दिखा रहे हैं। ब्रिजेश पाठक आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम योगी को आप देख सकते हैं। इससे पहले किस तरीके से जेपी नड्डा भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे, देखिए माल्यार्पण करते हुए। और ऐसे में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई और जो प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी वैसा नहीं हुआ। अब ऐसे में आज जेपी नड्डा जब इस बैठक को संबोधित करेंगे अब से थोड़ी देर में, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। बीजेपी कार्य समिति की यह बैठक है और ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी लगातार आप जानते हैं कि बातचीत की जा रही थी कि जल्द इस तरह की बड़ी बैठक होगी जिसमें ये तय किया जाएगा, ये समीक्षा की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही, कहां पर कमी रही और जो उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ। अब इसको लेकर आप देखिए, ये बीजेपी कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ कहते हैं जेपी नड्डा, ये सुनना उतना ही ज्यादा अहम होगा। सीएम योगी आपको नजर आ रहे हैं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, जो लीडर्स हैं उनको भी बुलाया गया है। तो ये लखनऊ में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक, जिसको लेकर तैयारियां काफी समय से की जा रही थी। पार्टी को कैसे करना है मजबूत, कैसे इसको लेकर रणनीति तय हो, ये लगातार तैयारियां की जा रही थी। और ऐसे में सीएम, डिप्टी सीएम आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब जाहिर सी बात है, तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जो लोगों के बीच जाते हैं और कैसा फीडबैक है पार्टी के विधायकों का, सांसदों का, जो काम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, क्या जनता उनसे खुश है या नहीं, या फिर क्या कुछ चल रहा है जनता के मन में। और ये कार्यकर्ता बखूबी जानता है, क्योंकि आप जानते हैं वो लोगों के बीच रहते हैं। कहते हैं कि अगर कहीं की हवा आपको भापनी है, वहाँ का माहौल आपको समझना है, तो आप जो आम लोग हैं, जो आपको किसी चाय की टपरी पर नजर आ जाएंगे बैठे हुए, जो चर्चा करते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आप किसानों के बीच जाइए, आप उन लोगों के बीच जाइए जो लोगों के साथ जुड़े होते हैं, जो उनके काम कराते हैं। उनके बीच क्या छवि है पार्टी की, या जिस उम्मीदवार को उतारा जाता है मैदान में, या जिनको उतारा गया इस लोकसभा चुनाव में, उनको लेकर क्या फीडबैक था, कहां पर लूप होल रहा, क्या कमी रही। तो आज इसी पर किया जाएगा चिंतन और मंथन। और ये माना जा रहा है कि ये जो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है, ये एक मेगा बैठक होगी, मेगा मंथन इसे माना जा रहा है, जिसमें आगे भी आप देखिए, क्योंकि आगे भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल के अंत तक। इसके अलावा क्योंकि लगातार जो पार्टी की छवि है वो सुधरे और ज्यादा जो लोग हैं वो पार्टी से खुद को जोड़ें और उनके बीच एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि ये पार्टी आपकी है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, आपका जो जनप्रतिनिधि है वो आपसे है, ना कि आप उनसे। और इसी बात का जिक्र कई दफा हमने देखा है कि खुद चाहे सीएम योगी हो, चाहे पीएम हो, वो करते आए हैं। उत्तर प्रदेश में क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से केवल 33 सीटें जीतने के बाद भाजपा ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने के लिए 78 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने के लिए 2 सदस्यों वाली 40 टीमें गठित की थी। टीमों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंपी थी। और ऐसे में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये मुद्दे उठ सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है, जाहिर सी बात है वो सामने है उनके, और पता है कि क्या हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा
पार्टी को मजबूत करने पर विश्वास रखती है और ये मानती है तभी होता है जब आम जनता के बीच जो उस पार्टी का नेता है या जो जनप्रतिनिधि है उसकी छवि साफ सुथरी हो, मजबूत हो। आपको इससे पहले याद होगा कि जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है संगठन बीएल संतोष, वो भी 6-7 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश की राजनीति में थे, यानी कि लखनऊ में थे। लगातार काफी लंबे समय से मंथन का दौर उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहा है और ऐसे में बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ पार्टी के क्षेत्रीय प्रमुखों से मुलाकात की थी, फीडबैक उनसे लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव और इस वर्ष के अंत में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में राज्य की पार्टी के प्रदर्शन सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा की थी। और अगर 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों की बात करें जिसके नतीजे कल ही आए हैं, तो बीजेपी को जोर का झटका लगा है। 13 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें गई हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इससे पहले इन 13 सीटों में से 3 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन इस बार एक सीट खिसक गई बीजेपी के पास से। और अब ये मंथन का दौर शुरू हो चुका है कि भाई क्या कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है, या वो कौन सा लूप होल है जिस पर काम करना होगा। तो कुल मिलाकर अब जेपी नड्डा क्या कुछ कहते हैं जब वो संबोधित कार्यकर्ताओं को करेंगे तो देखना होगा। अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अवनीश, बैठक को लेकर क्या बड़ी जानकारी मिल पा रही है? हालांकि तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज क्या कुछ अपने संबोधन में जेपी नड्डा कह सकते हैं और केंद्र बिंदु इस बैठक के क्या रहने वाले हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी, प्रदेश संगठन के नेतृत्व के पास भी, कि जो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, उसको किस तरीके से दोबारा जो है पुनर्जीवित किया जाए, कैसे पार्टी पर फिर से खड़ी हो, किस तरीके से एक बार फिर जो लगातार पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की पार्टी की स्थिति थी, लगातार 14 का चुनाव, चाहे उसके बाद जो है 19 का चुनाव, 17 का चुनाव या 22 का चुनाव, पार्टी ने बड़े दमखम से जीता था उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में अपनी खोई हुई जमीन वापस लाना, ये बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। और शायद यही निर्देश, इसी बात को लेकर के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का आह्वान भी करेंगे जेपी नड्डा। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व के तमाम सारे ऐसे पदाधिकारी जो पार्टी में काम देखते थे। विनोद तावड़े आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा केंद्रीय महामंत्री अरुण सिंह, तमाम सारे नेता, चाहे स्मृति ईरानी जो भले चुनाव हार गई लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका जो कि लगाव है वो कार्यक्रम में पहुंची हुई है। तमाम नेताओं का अलग अलग तरीके से जो है उद्बोधन सुनने को मिलेगा। राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ जो कार्यक्रम है आगामी, उनकी रूपरेखा पार्टी सामने रखेगी। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वहां पार्टी की अग्नि परीक्षा है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की भी अग्नि परीक्षा है, पार्टी की सरकार की भी अग्नि परीक्षा। और ऐसे में बहुत सारे बदलावों को लेकर के भी जो अटकलें लगाई जा रही है, उनको भी कहीं ना कहीं एक दिशा जो है वो इस बैठक में मिल पाएगी। जी अवनीश, अगर बड़े बदलाव का जिक्र करें, जैसे कि आपने भी कहा, और जाहिर सी बात है जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का इस लोकसभा चुनाव में रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर अगर हम बातचीत करें तो जाहिर सी बात है चिंता का विषय है पार्टी के लिए। लेकिन क्या बड़े बदलाव माने जा रहे हैं जो देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए, पार्टी को जो चुनौती मिली वो जातिगत समीकरणों पर मिली। आरक्षण और जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या इस तरह के मुद्दों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। संविधान का मुद्दा हो, नुकसान पहुंचाया। जो उम्मीदवार थे उनके प्रति नाराजगी, तो कई सारे ऐसे एजेंडे इसमें, जैसे बाहर से आए हुए जो दावेदार हैं पार्टी के अंदर, जो बाहर से दूसरे दलों से आते हैं, उनको लेकर भी एक नकारात्मक रुख कार्यकर्ताओं का देखने को मिला। इसके अलावा किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए, उनका सरकारी समायोजन, सरकारी या संगठन के काम काज में किस तरीके से किया जाए, इन सब चीजों पर फोकस रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि दोबारा मोराल बूस्टअप करना पड़ेगा पार्टी लीडरशिप को, और शायद इसी बात की कोशिश आज दिन भर में होगी। ठीक है, बिल्कुल। अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। आशुतोष, बैठक को लेकर क्या कुछ अंदर से जानकारी निकल कर आ रही है सामने? देखिए, कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का संबोधन चल रहा था। इसके अलावा
चौधरी का संबोधन चल रहा था। इसके अलावा चूंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का ग्राफ गिरा है 2019 के मुकाबले 2024 में जो लोकसभा में सीटें कम आई हैं उसको लेकर भी आज इस कार्य समिति की बैठक में मंथन किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि कल 13 सीटों के मतलब 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी को मात्र उसमें 2 सीटें मिली हैं, यानी कि लगातार पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। तो इस बात को भी इस कार्य समिति की बैठक में मंथन किया जाएगा अपने नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ कि कैसे आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके, कैसे जनता के बीच जाकर पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात को रखें। इसके अलावा जो संविधान को लेकर विपक्षी दलों ने भ्रम फैलाया था उस पर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो तमाम पार्टियों की जो नीतियां हैं, कैसे आगे की कार्य योजना को तैयार किया जा सके, इस पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा चूंकि सोशल मीडिया का भी लगातार पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, तो सोशल मीडिया का भी प्रस्ताव आज रखा जाएगा। उसको लेकर भी कार्यकर्ता और नेताओं के बीच कहा जाएगा कि कैसे सोशल मीडिया पर फोकस किया जा सके। सोशल मीडिया क्योंकि आज के दौर में बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाता है किसी की भी छवि बनाने और बिगाड़ने में, तो जाहिर सी बात है उसकी भूमिका को समझा जा सकता है। लेकिन आशुतोष एक बात और बताइए, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा आपने भी ये जिक्र किया कि 7 राज्यों की 13 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, पहले तो बीजेपी के पास 3 सीटें थी, वो भी कम हो गई, इस बार 2 ही बची हैं, तो जोर का झटका तो वहां पर भी लगा है। तो क्या ऐसे में हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी दूसरे चेहरे को दी जाए, मतलब बदलाव भी देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जैसे ही उत्तर प्रदेश के अभी आने वाले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की कम सीटें आई हैं, उसके बाद से लगातार संगठन से लेकर सरकार तक के पदाधिकारियों का, मंत्रियों का मंथन चल रहा है। तमाम समीक्षाएं बैठक हो रही हैं। बीजेपी ने टास्क फोर्स भी बनाया था, वो भी रिपोर्ट आज रखी जाएगी। तो इस तरीके से पार्टी लगातार इस पर विचार विमर्श कर रही थी कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कहाँ पर हुई जिस वजह से पार्टी का ग्राफ गिरा है। और कल उपचुनाव के जो 13 सीटों के नतीजे आए हैं, उसके बाद पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली, यानी कि एक कम और हो गई उसमें। तो उत्तराखंड में भी 1 सीट कम हुई है, यानी कि उत्तराखंड में तो दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में कैसे जनता के बीच अपनी बात को रखा जाए और जो विपक्ष की तरफ से संविधान को लेकर भ्रम फैलाया गया था उसको कैसे उसका कटाक्ष किया जाए। इसके अलावा अभी मैं सुन रहा था कि भूपेंद्र चौधरी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है, ये आपको निगल जाएगी। यानी कि हर तरह की ये रणनीति तैयार की जाएगी कि किसी भी तरह से विपक्ष को मात दी जा सके। और चूंकि लोकसभा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर होना है तो उसमें बेहतर प्रदर्शन हो। हालांकि बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, तो उन पर यह फोकस किया जाएगा कि किसी भी तरह से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हों। उसके अलावा तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि अभी मुख्य रूप से जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, उनको पहुंचना है, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वो तकरीबन 2:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन सभी को बुलाया गया है। तो तकरीबन 3000 से ऊपर की संख्या अभी यहाँ कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूद है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो संबोधन कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा अपडेट ये है कि अभी JP नड्डा नहीं पहुंचे हैं, उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, जैसे कि आशुतोष बता भी रहे हैं। अवनीश भी, क्योंकि लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, फिर आशुतोष आपके पास आते हैं। अवनीश, क्योंकि अगर हम देखिए जो उपचुनाव हुए उनको लेकर बात करूँ, अयोध्या में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भूचाल सा आ गया सोशल मीडिया पर कि अयोध्या से हार, ये क्या हो गया। अब कल की अगर बात करें, जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, बद्रीनाथ से भी बीजेपी का हारना, वो भी तब जब हम देखते हैं कि किस तरीके से भावनात्मक तौर पर जनता जुड़ती है।